एक तरफ संविधान बचाने की बात विपक्ष ने कही, चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा। आपने देखा शपथ ग्रहण के दौरान संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ली गई। तो दूसरी तरफ इमरजेंसी के 50 साल भी पूरे हो रहे थे। इमरजेंसी का मुद्दा उठाया, संविधान को कैसे खत्म करने का प्रयास हुआ, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। आपातकाल या अन्यायकाल, एक बहस छिड़ गई। अब क्या ये दोनों बातें एक नहीं है, ये भी एक सवाल है। जिस तरह 50 साल पहले लोकतंत्र का गला घोटा गया, उसको याद करते ही तमाम लोग अब भी सिहर उठते हैं, ये बात सही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल की तमाम बातें चुन चुनकर सदन में रखी कि किस तरह नागरिकों के मूल अधिकार छीन लिए गए थे, कलम पर पहरा था, सरकार के खिलाफ बोलने पर पाबंदी थी। इस पर बातचीत करेंगे, तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपातकाल का नाम जहन में आते ही वो तस्वीरें उभर आती हैं कि किस तरह 50 साल पहले लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था। कलम की ताकत सत्ता के हाथ गिरवी हो गई थी। सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। बुधवार को लोकतंत्र के मंदिर में जब ओम बिरला ने एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तो आपातकाल पर जमकर हमला बोला और 50 साल पहले 25 जून को लगाए आपातकाल की कड़ी निंदा की और इसे काला अध्याय बताया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। उधर स्पीकर ओम बिरला आपातकाल पर बोल रहे थे तो सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ने कहा, कांग्रेस ने आपातकाल के दौर में ऐसे कई काम किए जिसने संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया, लेकिन वो संविधान की रक्षा की भावना को दोहराते हैं। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर स्पीकर ओम बिरला के आपातकाल की निंदा पर खुशी जाहिर की। लिखा, स्पीकर ने जिस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया उसका जिक्र किया और पीड़ित सभी लोगों के सम्मान में खड़े रहना भी एक अद्भुत भाव था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पीकर ओम बिरला के आपातकाल पर दिए बयान का स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, आपातकाल में कैसे पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया था और इंदिरा सरकार ने कैसे हमारे संविधान की भावना को कुचलने का काम किया था। बहरहाल स्पीकर ओम बिरला के आपातकाल पर वक्तव्य के बाद जिस तरह हंगामा देखने को मिला, उससे 5 साल संसद की तस्वीर क्या रहने वाली है उसकी बानगी दिखी। फिलहाल आपातकाल या न्यायकाल पर बहस जब भी 25 जून 26 जून की तारीख आएगी, घाव हरे कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इस पर जमकर घमासान है, सदन में है, सदन के बाहर भी घमासान देखने को मिल रहा। बड़ा अच्छा पैनल इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुटा है, उनसे बात करते हैं। और राजनीतिक दलों की तरफ से तो टिप्पणियां आएंगे ही। भूपेश यादव कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर इस मंच पर मौजूद हैं, साथ ही साथ अनिरुद्ध सिंह प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। और मेरे साथ गीता भट्ट जी जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। गीता जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। शुरुआत गीता जी आपसे ही करना चाहूँगा। काला अध्याय, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरजेंसी का सपोर्ट करना जो है वो भूपेश जी के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। इस पर वो मैं सवाल रखूंगा, देखूंगा उनका जवाब क्या आता है। लेकिन फिर भी आज इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, उसका बीज कहीं ना कहीं संविधान बचाने का जो नैरेटिव विपक्ष की तरफ से रखा गया और संविधान की कॉपी लेकर जिस तरह शपथ ली गई, उसके बाद ऐसा लगता है कि और एलिवेट हुआ, इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। और ओम बिरला जी ने अचानक से आज सरप्राइजिंगली जो भाषण दे दिया, उससे तो मामला और गर्मा गया और स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक रणनीति है। क्या ये एक रणनीति के तहत हो रहा है? जी तिवारी जी, देखिए, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, पिछले 10 वर्षों में हर बार 25 जून और 25 और 26 जून को ऐसे कार्यक्रम हुए जिनमें कि प्रधानमंत्री खुद उपस्थित रहे कई बारी, और खास करके इमरजेंसी का, आपातकाल का यह जो काला अध्याय है, जो हमारी लोकतंत्र और हमारे संविधान का जो चीरहरण हुआ, उस विषय पर बार बार इस बात को दोहराया गया है। और यह आवश्यक भी है ताकि भविष्य में कभी कोई भी संस्था, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति अपने आप को संविधान से ऊपर न महसूस करे और उसका इस तरह से खंडन करे जिस प्रकार से वह इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय था। परंतु साथ ही साथ
यह भी ध्यान में आना चाहिए कि जिस प्रकार से 18वीं जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ और उसमें जिस प्रकार का जो एक नैरेटिव बिल्ड करने का एक, वो भी एक मैं कहूंगी फॉल्स नैरेटिव, एक जो भ्रम पैदा करने का जो प्रयास किया, और उसमें कहीं ना कहीं उन्हें सफलता जो विपक्ष को मिली, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में जिस प्रकार से एक ये संविधान अगर इन लोगों को आपने पूर्ण रहमत दे दिया तो ये पूर्ण रूप से संविधान को बदल देंगे, इस तरह का जो भ्रम फैलाने का जो प्रयास किया था, उसमें कहीं ना कहीं जो वहां नतीजे आए हैं दिख रहा है कि वो उस भ्रम में सफल हुए करने में। और वहां और ये कहना कि जो आपका जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाए, इस प्रकार का ये, और ये दुखद भी है क्योंकि आपको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में इस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है गीता जी, इसको और थोड़ा विस्तार से समझेंगे। गीता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा है, क्योंकि देखिए चुनावी नतीजे जब तक नहीं आए थे तब तक तो मुद्दा दिखाई देता, अगर नतीजे आने के बाद भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि विपक्ष कम से कम मानता है कि इसका बड़ा असर पड़ा, जैसा आपने कहा भी कि असर पड़ा भी है ये जो नतीजे आए, और इस मुद्दे को आने वाले दिनों में भी हाथ से विपक्ष नहीं जाने देना चाहता है। लेकिन भूपेश जी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, इमरजेंसी है तो काला अध्याय, एक काला धब्बा लोकतंत्र के लिए? मैं ये जानना चाहता हूं, 50 साल पुरानी बातों को याद करके और अभी पिछले 10 साल से कंपेयर करके आप देख लीजिए, हमने तो घोषित इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, अब तो अघोषित इमरजेंसी चल रही है। आपको उसमें फर्क नजर आ जाएगा। कितने विपक्ष के लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई छापे पड़े हैं और कितने पक्ष के लोगों के यहाँ पड़े हैं। कितनी वॉशिंग मशीन में, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके धुल के इनके साथ आ गए हैं। क्या ये आपातकाल इनको नजर नहीं आता? क्या आज के दिन ओम बिरला जी से ये अपेक्षा की जाती थी जब विपक्ष मिलके कह रहा था हम मिलके सदन चलाएंगे? क्या आज वो बीजेपी के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वो बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? ये मैं जानना चाहता हूं, कुछ ऐसे सवाल हैं। और मैं गीता जी से भी पूछना चाहता हूं, जो गीता जी ने कहा कि 400 का झूठे नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ा गया, तो भाजपा के लोगों ने खुद नहीं कहा अपने मुंह से, अरुण गोविल ने कहा आप हमें 400 के पार कर दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। राजस्थान में ये बात उठी, कर्नाटका में ये बात उठी, बिहार में ये बात उठी। तो ये क्या बातें हम विपक्ष बोल रहा था? भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधि, भाजपा के लोग जो चुनाव में एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे। आपके सवाल महत्वपूर्ण हैं, ये सवाल मैं अवश्य इनके जवाब लूंगा, अवश्य, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपके। मेरा सवाल फिर भी है, इमरजेंसी एक काला अध्याय है लोकतंत्र के लिए? इमरजेंसी एक काला अध्याय है लोकतंत्र के लिए। ये परिस्थितियां ऐसी थी, मोरारजी देसाई ने देश की सेना से क्या कहा था कि आप इंदिरा जी के लिए देश के विरुद्ध बगावत कर दीजिए। तो उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही थी जिसकी वजह से इमरजेंसी को लागू करना पड़ा। क्या कांग्रेस आज भी डिफेंड करेगी उस 50 साल पुरानी बात को अगर मुद्दा उठेगा तो? मैं आपको बता रहा हूं, फिर 2 साल बाद निर्णय लिया गया कि परिस्थितियां ठीक हुई, हमने खुद ही वापस ली इमरजेंसी। चुनाव में गए, चुनाव में हार स्वीकार करी, दोबारा चुनाव में गए और जीत के आए। तो हम तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। तो ये काला अध्याय है या नहीं, अभी भी आपकी बात से स्पष्ट नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, परिस्थितियां ऐसी थी, हमने समय समय पे इसकी व्याख्या की है कि परिस्थितियां ऐसी थी और जिसके कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी। वो एक एक्सप्लेनेशन होता है। खैर देखिए, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, इस पर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय पर ये जवाब देना। लेकिन अनिरुद्ध सिंह जी, कथित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल की बात को उठाया गया, संविधान बदलने की बात को पुरजोर तरीके से उठाएगा, और मैंने देखा आखिरी दौर के जो चरण आए उसमें तो फुल फ्लो में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी हर जगह संविधान की कॉपी लिए हुए थे और शपथ लेते हुए भी वो कॉपी के साथ इसलिए दिखाई दिए स्पष्ट करने के लिए कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है, आने वाले दिन में भी रहेगा। असर भी हुआ है, सीटें घटी हैं आपकी। यानी संविधान के का जो नैरेटिव गढ़ा गया उसको काउंटर करने के लिए आप लोग इमरजेंसी की बात को और ज्यादा मुखरता से सामने रख रहे हैं। प्रवीण जी, जब किसी के जीवन का कोई काला अध्याय होता है तो उससे उसका पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के साथ में यही है कि आपातकाल का जो काला अध्याय उनके साथ में है, ब्लैक डे उस टाइम का है, वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। सबको हंसी आती है कि जिसकी दादी ने देश के अंदर इमरजेंसी कॉल किया था और जो व्यक्ति खुद अपने ही कैबिनेट के अध्यादेश को फाड़ के फेंकता है, वो संविधान को कहां मानता है।
कितनी बार संविधान को इन्होंने चेंज किए, कितनी बार संविधान को इन्होंने बदला, कितनी बार इन्होंने राष्ट्रपति शासन इंपोज किया, कितनी चुनी हुई सरकारों को इन्होंने गिराया। अरे टीडीपी के जिनके ये बार बार बात करते हैं ना, उन्हीं के ससुर की एनटी रामाराव जी की सरकार को इन लोगों ने गिरा दिया था, चुनी हुई सरकार को। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये इंडोर्स करते हैं कि नहीं नहीं वो किसी परिस्थिति बस है, तो अगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या हुई तो क्या वो परिस्थिति बस थी? आप उसको शोक दिवस के रूप में नहीं मनाते, कॉल नहीं करते उसको। राजीव गांधी जी की हत्या होती है तो क्या वो परिस्थिति बस होती, कॉल नहीं करते? ये तो मूर्खतापूर्ण विवेकहीन तर्क होता है कि नहीं वो परिस्थिति बस ऐसा हो गया था। आपके अंदर जो एक मानसिकता थी, एक ऐसी सोच थी कि हम एक डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स में, और हमारे साथ ऐसी जनता कैसे कर सकती है, कोई हमको कैसे हरा सकता है, कोई हमको चुनौती कैसे दे सकता है। तो उसके लिए आपने इमरजेंसी रिकॉल किया, आपने मीडिया से लेके हर उस परिस्थितियों को आपने बैन किया जहां पे लोग आवाज उठा सकते थे, लाखों लोगों को जेल में डाला। और सबसे बड़ा ताज्जुब बात है, आज जो लोग इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे, अखिलेश यादव जी के पिताजी, वो तो 3-3 साल जेल में रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव, मुझे नहीं लगता किस मुंह से याद चाटुकारिता करते, वो तो खुद जेल में रहे और अपनी बेटी का नाम उन्होंने मीसा रखा सिर्फ उसके विरोध में। तो ये इनकी दर्शाती हाँ, आज देखने को भी मिला, मतलब जब विरोध हो रहा था तो उसमें समाजवादी पार्टी और अन्य जो सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस के, उनका स्टैंड जरा अलग था, क्योंकि उनके घाव भी अभी गहरे होंगे। मेरे साथ बहुत ही अच्छे वक्ता, बड़े अच्छे जानकार हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार, आप सभी जानते हैं, वो भी इस पैनल में जुड़ गए हैं। तो प्रोफेसर कपिल कुमार, आपका पहले मैं स्वागत करता हूं। दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही कि परिस्थिति जन्य ये फैसला था और कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इसको काला अध्याय कैसे कहें, तो वो उसका एक डिफेंस करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आप जरा बताएं कि ये काला अध्याय है या नहीं है, और अगर काला अध्याय है तो किस तरीके से ये जो आज संविधान बनाम इमरजेंसी वाली लड़ाई आप देख रहे हैं उसमें विपक्ष के मोर्चे को या विपक्ष के पहलू को कमजोर करता है। देखिए, काला अध्याय तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात बताता हूं कि इस काले अध्याय के अंदर इन्होंने कुछ चुपचाप काले कारनामे भी किए। उदाहरण के तौर पे ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये किस तरीके से संविधान में डाला गया, संविधान में पहले नहीं था, पर इमरजेंसी के अंदर किसी और ने बदला। इस भूल जाते हैं कि संशोधन करना एक अलग 370 धारा हटाई गई, संशोधन था, सारे देश ने उसका स्वागत किया। और फिर मैं इनसे, ये जो परिस्थितिवश बात कर रहे हैं, मैं एक बात पूछूं इनसे जी। जिंदगी भर जिस कांग्रेस ने स्वदेशी की बात की, 1947 के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि उन्हें एक अंग्रेज माउंट बैटन को ही अपना पहला गवर्नर जनरल बनाना पड़ा डोमिनियन का? ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो नेहरू ने सेना की राय की अवहेलना करते हुए सीज फायर करवा दी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया? तो इसलिए कम से कम कांग्रेसी प्रवक्ता अगर ऐसे दलील देंगे तो मैं इनको 100 ऐसे उदाहरण दे दूंगा, ये दलीलें काम नहीं आ पाई। और मुझे अब एक बात बताइए, ये जो बात करते हैं कि संविधान बीजेपी तोड़ देगी, बीजेपी तोड़ देगी, मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक इतिहासकार हूं। लेकिन अब मैं इन्हीं के भाषणों के ऊपर एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत का संविधान ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी अपने दुश्मन देश से जाके एक गुप्त संधि करे, और उस संधि की क्या धाराएं हैं किसी को बताए नहीं? ये प्रवक्ता ही बता दे मुझे, क्या इनको मालूम है कि जो संधि राहुल गांधी चीन से करके आए हैं उसकी क्या धाराएं हैं? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि अरुंधति राय जैसी जो पाकिस्तान में जाकर के तारीफ करती है पाकिस्तान की सेना की, या जो टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाते हैं, उसका जाकर के समर्थन किया जाए? ठीक है प्रोफेसर कपिल कुमार, आपकी बात पर भूपेश जी कुछ कहना चाहते हैं, और भूपेश जी मैं चाहता हूं विस्तार से आप अपनी बात को रखें। कपिल कुमार ने कई सारे सवाल खड़े किए, कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल पूछे हैं, भूपेश जी उस पर कुछ कहना भी चाह रहे थे, तो बिना समय गवाए मैं जरा पैनल के पास चलता हूं। जी भूपेश जी, आपका टेक। कपिल जी से पूछिए, जो आरएसएस के लोग चाइना जाके मीटिंग करते हैं, वो क्या किस लिए जाते हैं चाइना में? मोदी जी जो बताते हैं कि मेरा चाइना से पुराना नाता है, क्या नाता है? और ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। राहुल जी ने गुप्त समझौता कर लिया, क्या गुप्त समझौता कर लिया? बताएंगे कि क्या गुप्त समझौता हुआ है? मैं इस पर क्या कहूं, आप देखिए मेरे शो में आप लोग इतने सम्मानित लोग हैं, आप किसी गुप्त संधि, किसी गुप्त मंत्रणा की बात करते हैं, इस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूं? आप लोग अपने बयानों के स्वयं जिम्मेदार हैं, लेकिन आप जिस व्यक्ति के आगे
जिस व्यक्ति के नाम के आगे प्रोफेसर लिखा है और वो ऐसी वाहियात बातें करेगा, तो क्या क्या ये डिबेट करने योग्य रह जाएगी? नहीं, एक मिनट, पूछिए इनसे। परिवार का अपनी भाषा संभालो, हमारी भाषा में ये जवाब दूंगा तुम। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं है। समझ गए? अपनी भाषा समझ गए करो। मुझे आवाज नहीं आ रही है, इनकी वॉइस उनको आपकी भाषा से आपत्ति है फिलहाल, जो वो कहना चाह रहे हैं। नाराज हैं प्रोफेसर कपिल कुमार आपसे और कह रहे हैं कि भाषा संभालिए, नाम के आगे प्रोफेसर लगा आपने। मर्यादा, मेरी भाषा बिल्कुल मर्यादापूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं ये किस स्तर पे राहुल जी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने चाइना में जाके संधि करी। ठीक है, ये सवाल संधि करी है, बताएंगे? ये सवाल आपका समझ में आता है। प्रोफेसर कपिल कुमार, आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपने गुप्त संधि की बात की, मंत्रणा की बात की, इसको आप मजबूत करना चाहेंगे अपने फैक्ट को? जी हाँ, मैं मजबूत करना चाहूंगा जी। मोदी और आरएसएस के लोग अगर गए वहां पे तो सीधे चुपके नहीं गए। ये मुझे बता दें कि उस संधि के क्या प्लान है जो मैंने गुप्त शब्द किया है। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के चीन की तारीफ की, राहुल गांधी चीन अपने क्या लगता है। जी, आवाज आपकी बहुत साफ नहीं आ रही, लेकिन देखिए भूपेश जी, जो मुझे सुनाई दे रहा है वो ये है कि कई मंचों पर जाकर जब, और ये एक दो बार फैक्ट आया भी था, इस पर बड़ी बहस हम कर चुके हैं, वो चर्चा कहीं की कहीं चली जाएगी, विषयांतर हो जाएगा कि चीन के विषय में राहुल गांधी का एक बयान था, उन्होंने विदेशी मंच पर जो कुछ कहा, उसके बाद में ये बातें हुई कि चीन को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के भीतर है। कहां पे गया? ना कोई देश में घुसा है, ना कोई सीमा में घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। आज उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। इनसे जवाब लेंगे इस पे, ये क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अब क्योंकि मेरे साथ पैनल पर दो और मेहमान हैं और ये एक तरीके का ऐसा बहस हो जाएगी कि आप दोनों को समय सीमित रहता है। गीता जी भी हैं, अनिरुद्ध जी भी हैं, लेकिन अनिरुद्ध जी, एक बात तो है कि ये जो संविधान वाला इनका टेक रहा, ये जो नैरेटिव भले ही कह लें, जैसा गीता जी ने शुरुआत में कहा है, ये नैरेटिव बड़ा काम कर गया विपक्ष के लिए, और ऐसा लगता है कि डिफेंसिव है इस नैरेटिव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी। प्रवीण जी, अगर इसको काम करना कहते हैं फॉल्स नैरेटिव को, कि 2004, 2009 और 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में, तीनों चुनाव में अगर मिला दिया जाए तो कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं आई। 1989 में राजीव गांधी जी की शहादत के बाद से जो डाउनफॉल कांग्रेस को, कभी 240 सीट नहीं आई। किसी तरीके से ये लीडर ऑफ अपोजिशन आज बनते हैं राहुल गांधी जी। अगर इसको सक्सेस कहते हैं तो भाई गजब की सक्सेस है इनका। और ऐसे नैरेटिव ये गढ़ के, अगर फॉल्स नैरेटिव गढ़ के और इसको सक्सेस मनाते हैं तो ये इनकी इसको ऐसे समझिए, आपको लगता है ये जो सीटें आप लोगों की कम हुई या इनकी बढ़ी हैं, उसमें ये फॉल्स नैरेटिव, जैसा आपके शब्दों में? नहीं, ये तो नहीं, ये तो फॉल्स नैरेटिव तो कहा ही जाएगा कि भाई अगर नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ। नहीं, मैं ये वजह नहीं बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं और कांग्रेस के मित्र इसको इंडोर्स करते हैं, तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि 99 सीट लाके और उसको सक्सेस बना रहे हैं, तो ये उनकी है। हम तो 400 का पार का नारा दिया, आज तक हम लोग एनालिसिस करते भाई हमारी सीटें कम क्यों आई, क्योंकि जो 75% मार्क हमेशा पाता है, लोग भी उससे उम्मीद करते हैं, टीचर भी उससे उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा 75% मार्क हमेशा पाता था, इस बार 70% क्यों पाया। और जो ऑलरेडी फेल होता रहा, किसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, उसमें स्टोरी ढूंढ रहे हैं। बात है संविधान का जो धज्जी उड़ाने की बात है। अभी एक सीनियर शिक्षाविद यहां पे बात कर रहे हैं और किस तरीके से कांग्रेस के एक सीनियर स्पोक्स पर्सन बौखला जाते हैं। तो इनका चेहरा बदला है प्रवीण जी, चरित्र इनका वही का वही है। आज ये कहते हैं कि ये दलितों की बात करते हैं, जब दलित की बात आती तो के सुरेश को वहां पे चुनाव लड़ाते जहां ये कंफर्म है कि चुनाव हार जाएंगे, और जहां पे ये लगता है कि भाई विनेबिलिटी इनकी ज्यादा है, वहां पे इनका परिवार आ जाता है। इसी तरीके ये वायनाड की बात कर रहे हैं, अनिरुद्ध जी ने जो इशारा किया वो वायनाड को लेकर किया। और परिवारवाद की बातें कौन कर रहे हैं आज के संदर्भ में? आप देखिए, माधवराव सिंधिया हो, जो कितने लोग हैं, आप नाम लीजिए। कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद तो अरे माधवराव सिंधिया तो आपके थे, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया कहना करेंगे, आपके मेन स्ट्रीम कैंडिडेट बनेंगे, ये है परिवारवाद। भाई अगर भूपेश कहीं पे बनते हैं, भूपेश अगर आप कहीं बनते या आपका बेटा कुछ बनता है तो परिवारवाद वो नहीं होता है। क्या वो लोग चुनाव जीत के नहीं आए थे? ठीक है,
बिना चुनाव जीते सदन में आए। अब ये विषयांतर हो जाएगा। हम इमरजेंसी से शुरू हुए थे, आपातकाल या अन्यायकाल पर बात थी। गीता जी, अब क्योंकि मैंने शुरुआत आपसे की थी, एक आपका भी टेक चाहूंगा इस पर कि ये बात तो सही है कि इमरजेंसी के मुद्दे को हर बार उठाया जाता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरुआत में, और ये काले अध्याय के तौर पर लिया जाता है। उस समय की बहुत यादें हैं और विपक्ष को भी हमने देखा कि उसमें भी एक धड़ा, खासतौर पर आरजेडी, समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव तो बेटी का नाम ही मीसा रखते हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ में भी बहुत सारे इसके घाव जुड़े हुए हैं उस समय के। अब बेशक साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष जिस तरह से एक साथ आया है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, इससे यह तो साफ है कि आने वाले पाए तो 2 दिन 3 दिन हुए अभी सत्र के, पहले सत्र के, आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है सत्ता पक्ष के लिए। देखिए, एक सशक्त विपक्ष होना किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात होती है और उसका स्वागत होना चाहिए, परंतु विपक्ष की भी अपनी कोई जिम्मेवारी है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को जनता ने मैंडेट दिया है कि वह विपक्ष में बैठ सके। पिछले 10 सालों में उनके पास वो मैंडेट भी जनता ने नहीं दिया था, क्योंकि 10% से भी कम सीटें आई थी जितनी की आपकी लोकसभा में सीटें हैं उनमें से। इस कारण वो एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनने की उनकी क्षमता नहीं थी। तो ऐसे में ये विपक्ष की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आपका एक सकारात्मक रूप होना चाहिए। ठीक है, आपने बढ़िया बात कही गीता जी। बहुत संक्षेप में अब मैं जाता हूं, एक क्लोजिंग कमेंट सभी मेहमानों से, कपिल जी भी हैं और भूपेश जी से। भूपेश जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, विपक्ष में भी अभी एका नहीं दिखता है। पहले तो कैंडिडेट को लेकर तृणमूल कांग्रेस, हालांकि वो पहले से भी उनका स्टैंड बहुत अलग तरह का रहा है, तो वो एक बड़ा धड़ा अलग हो जाए। आम आदमी पार्टी, आपकी दूरियां अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। आज भी जब इमरजेंसी का मुद्दा आएगा तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी तो आपके साथ नहीं खड़ी होगी। तो कुल मिलाकर ये कैसा विपक्ष है? एक तरफ एनडीए मजबूत सरकार चला रहा है, एक तरफ आपका अलायंस है। आने वाला समय बताएगा विपक्ष कितना मजबूत है। क्या फिर भी इशारा कर दीजिए ना संक्षेप में। आज जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, वो लेके जाएंगे हम विपक्ष के सामने। पिछली बार की तरह नहीं है कि इन्होंने 16% विधायक, जितने भी कानून लाने थे 16% विधायक एक ही घंटे में पास। ठीक है, कुल मिलाकर अभी संसद में बहस होगी। गीता जी ने भी कहा है कि मजबूत प्रजातंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो संविधान वाला एक नैरेटिव सेट किया गया, सीटें भी बड़ी है विपक्ष की, ये उनके काम आएगा और आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं इस मुद्दे को लेकर? देखिए, संविधान में जैसे मैंने पहले ही कहा कि संशोधन होते हैं, संशोधन होते रहेंगे। और ये तो 370 भी कहते हैं वापस आना चाहते हैं, हिम्मत है तो लाके दिखा। इनका जो है, देखिए, ऑपोजिशन का भी एक कार्य होता है, एक सकारात्मक ऑपोजिशन होता है देश के लिए। इनका ऑपोजिशन देश के लिए नहीं है, देश के भले के लिए नहीं है। इनका ऑपोजिशन है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, और यही ये पारिवारिक डांस कर रहे हैं बैठ करके। देश के लिए अगर ये ऑपोजिशन करे तो बड़ी अच्छी बात है, देश के मुद्दों को लेकर के। लेकिन इनको तो अपने राजकुमार को ऊपर बिठा करके चल रहा है, सिर्फ इसलिए इनका ऑपोजिशन। ठीक है, क्योंकि आपने एक सीधा आरोप लगाया। बहुत संक्षेप में आपका जवाब भूपेश जी। इस सदमे से बाहर आए, राहुल। अरे सदमे में आप है भाई, सदमे में हम क्यों हो गए? वो चुनाव हारे आप हैं। ठीक है, चलिए चर्चा लंबी जाएगी। गीता जी आपका, अनिरुद्ध जी आपका, प्रोफेसर कपिल कुमार आपका और भूपेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।